गुड मॉर्निंग क्लास। शुरू करते हैं आज से आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, नए बैच में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, डेट वगैरह को अच्छे से याद रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको 90% यही समझ लेना है, 10% आपको घर में रिवीजन करना है। हम इस खंड को ऐसे पढ़ेंगे कि भाई पेपर में यहाँ से परे ना जाए। अगर आपका आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे से हो गया तो फिर मैं अभी आपको सेकेंड बैच में छत्तीसगढ़ भी पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वहाँ का इतिहास भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले हम इतिहास क्या होता है उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, इतिहास आप पुराने साक्ष्यों के आधार पर किसी चीज़ का अध्ययन करते हो, उसे इतिहास कहते हैं। अगर एविडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर क्या इतिहास रहेगा। आप जिस चीज़ को जानते हो, जैसे अशोक के बारे में आप पढ़ते हो तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखा रखे हैं। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, गुफाओं में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ते हो। आप वैदिक साहित्य को पढ़ते हो, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। जब हम वैदिक काल पढ़ाते हैं तो आप जानते हो ना, पहले हम वेदों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर हम ऋग्वेद पे, फिर वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कैसा था, हर प्रकार का एविडेंस। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आया है, जैसे हम ये पढ़ते कि वेन सांग ने छत्तीसगढ़ को अपने पुस्तक सी युकी में किया सालों कहा है। ऐसे ही पुराना जो भी यात्री वगैरह भारत में आए थे उन्होंने अपना पुस्तक लिखा है, उसके आधार पे हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, वही इतिहास कहलाता है। पुराने साक्ष्यों के आधार पे वो साक्ष्य लिखित भी हो सकते हैं, वो साक्ष्य कोई इमारत या कोई स्मारक भी हो सकता है ना। जैसे सांची का स्तूप हो गया, और सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पे लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको हम पढ़ ही नहीं पाते, तो फिर अपन उस समय की समाज कैसी थी, इसको सभ्य समाज थी, नगरी सभ्यता थी, कैसे पता करते हैं। क्योंकि वहाँ की सड़कें, जैसे वर्तमान में आप जाओगे, राजधानी में जाओगे, नया रायपुर में जाओगे, तो आप जैसे जाओगे तो सड़कें एक दूसरे को समकोण में से काट रही हैं, वैसी सिस्टमेटिक सड़कें थी। घरों का जो बनावट था वो बहुत सुंदर था। 2 मंजिले घर हुआ करते थे, नीचे में वो लोग खिड़की विड़की नहीं रखते थे, नीचे में सड़क के पीछे दरवाज़ा खुलता था, जबकि दूसरे मंजिल पर खिड़की वगैरह हुआ करते थे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका था। स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार होते थे जो कि धार्मिक स्थल होता था। ऐसे ही पुराने जितने भी साक्ष्य होते हैं उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्लियर बच्चों? जैसे भूगोल के पिता कौन? हिकेटियस। वैसे इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इतिहास के पिता कौन है बच्चों? हेरोडोटस। हम भारतीय इतिहास को 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद फिर है ऐतिहासिक काल। हम इतिहास को 3 खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जब हमारा पूरा का पूरा सभ्यता पत्थरों पर निर्भर था, अर्थात यहाँ पे हम जो बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, क्रोमैगन हो गया, नियंडरथल हो गया, इस प्रकार का रामापिथिकस, होमोसेपियस बनते तक जो काल होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल। इस समय पूरा का पूरा जीवन पत्थरों पर निर्भर होता है करके इसको बच्चों पाषाण काल की भी संज्ञा दी जाती है। इस समय का जो साक्ष्य है ये केवल और केवल औजारों के रूप में है और चित्रकारी के रूप में है, और कुछ गुफाएं भी है इस समय के। आप ये देखो, इस समय इनको, जैसे हम वर्तमान में ये देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं ना बच्चों, इस प्रकार का इनको लिखना नहीं आता था। आप जैसे भीमबेटका की गुफा में जाओगे, भीमबेटका है ना, भोपाल जाओगे तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका रायसेन जिला में मिलता है। वहाँ पे आप उनके दीवारों में देखोगे तो नीले कलर की चित्रकारी की गई है, और नीले कलर में वहाँ पे शिकार करता हुआ, स्तनपान कराती हुई महिला, ये सारे के सारे चित्रकारी वहाँ पे मिले हुए हैं। हम उनका अध्ययन करते हैं कि वहाँ के लोग गुफाओं में रहते थे, वर्षावास करते थे, अर्थात बारिश वगैरह हो रही तो वो केव में, गुफा में अंदर में छुपते थे, और बड़े बड़े पत्थरों का जखीरा मिला है अलग अलग जगह से। यहाँ की पूरी जो कल्चर थी, पूरी की पूरी संस्कृति सभ्यता थी, वो पत्थरों पर निर्भर थी। इनका रहना खाना जो भी चीज़ होता था वो पत्थरों से होता था। आग वाग का खोज इसी समय हुआ, पहिया वहिया खोज इसी समय हुआ। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल एक विकसित संस्कृति थी, विकसित संस्कृति थी।
और ये विकसित संस्कृति सबसे ज़्यादा मिली है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास। सिंधु नदी की सहायक नदियों को आप जानते हो, जैसे सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और उसके बाद फिर इसकी जो सहायक नदी है सिंधु की, झेलम हो गई, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये हो गया व्यास और ये हो गया सतलज। इनके आसपास में बहुत सारी सभ्यताएं पनपी हैं, बहुत सारी सभ्यताएं पनपी हैं और लगभग सभी नगर एक जैसे दिखाई देते थे। नगरों के आसपास में से दुर्गीकरण हुआ करता था, सड़कें पीछे तरफ खुलती थी और यहाँ पे मकान जो होते थे आयताकार वर्गाकार ऐसे मकान होते थे और ऐसे ही स्नानागार हुआ करते थे। भोजन को संचय करके रखने के लिए ऐसे अन्नागार भी हुआ करते थे। और सबसे ज़्यादा ये जो नगर बसे सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए हैं, ये विकसित नगरीय सभ्यता है। पूरी संसार की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। नगर और गांव में क्या अंतर है? गांव और नगर में बस इतना ही अंतर है कि नगर आपको एक विकसित दिखाई देगा। जैसे आप जहां रहते हैं ये भी एक छोटा सा कस्बा है, नगर है। यहाँ पे आपको कॉलेज मिलेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल मिलेंगे, यहाँ पे अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छे दुकान मिलेंगे, बड़ा मार्केट लगता है। आसपास के जितने भी आसपास के हमारे विलेजर्स हैं वो यहाँ पे आके मार्केट करते हैं। त्योहारों में यहाँ भीड़ रहता है। जहाँ सारी सुविधाएं मिल जाए वो नगर कहलाता है कि नहीं? जहाँ वार्डों की संख्या बढ़ जाए वो नगर कहलाता है। गांव में किसी न किसी एक चीज़ की आपको कमी दिखाई देगी, या तो बड़े इंस्टीट्यूशन की कमी दिखाई देगी या बड़े हॉस्पिटल्स की कमी दिखाई देगी, है ना? वो ग्रामीण व्यवस्था होती है और नगरीय व्यवस्था थोड़ी सी विकसित व्यवस्था होती है। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसको आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया? इनका मकान बढ़िया मिला, इनके कुएं मिले। इस समय ये लोग उद्योग वगैरह बनाते थे। इस समय का मतलब सौंदर्यीकरण वाला बॉक्स भी मिला, है ना? सौंदर्य बॉक्स भी मिला। इन्होंने लिखा भी है ऐसे, जैसे धौलावीरा में स्टेडियम मिला है और धौलावीरा में स्टेडियम में एक ब्लैक बोर्ड मिला है, श्यामपट मिला है। उस श्यामपट में कुछ चीज़ लिखा हुआ है। ये बहुत सारे जगहों में लिखा हुआ है। इन्होंने सेलखड़ी नामक पत्थर से इन्होंने सिक्का भी निर्माण किया है। उसमें जानवरों के फोटो भी हैं, कुछ लिखा भी है, लेकिन उनको लिखने में हम सफल नहीं हो पाए। इनका लिखित साक्ष्य है, इनका बाकी सारा का सारा एविडेंस तो है ही है। इस समय लोग क्या यूज करते थे, कैसा यूज करते थे, बर्तन वर्तन सब मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका लिखा हुआ एविडेंस भी हमें मिला है, लेकिन इनके लिखे हुए एविडेंस को हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं करके इस काल को इतिहासकारों ने आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। उसके बाद फिर आती है, जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे हमारी बोलचाल हमारी भाषा है, वैसे ही हमारे कुछ पूर्वजों की बोलचाल भाषा रही होगी। हम उन्हीं के आगे क्रम हैं जो बढ़ रहे हैं। इसे हम रखते हैं ऐतिहासिक काल में। इस समय का लिखित साक्ष्य तो मौजूद है और इस समय के लिखित साक्ष्य को हम आसानी से पढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से हम उस समय किस प्रकार का सभ्यता रहा होगा, किस प्रकार का वहाँ का जीवन रहा होगा, हम उसका अध्ययन करते हैं। इसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। एविडेंस तो है, बहुत सारे एविडेंस है, ये तो ऐतिहासिक काल है। यहाँ पे लिखा हुआ साक्ष्य मिला है जिसे हम पढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के स्मारक मिले हुए हैं। स्मारक, अरे पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, धार्मिक बिल्डिंगें हो गई, मंदिर हो गए, ये सारे के सारे स्मारक कहलाते हैं। स्मारक भी मिला हुआ है। लिखित साक्ष्य बहुत सारे पुस्तक वगैरह मिले हुए हैं। यात्री विवरण मिला हुआ है, पुराने यात्री, जैसे गुप्त काल में फाहयान आया था, वर्धन वंश में वेनसांग आया था, मिडिवल हिस्ट्री में और भी बहुत इब्न बतूता वगैरह सब आए थे। इन सारे के सारे जितने भी विदेश के लोग भारत भ्रमण करने आए थे, उन्होंने अपनी रचना में जो जो चीज़ लिखा हुआ है, हम उनको पढ़ के पुरानी बातों का स्थिति का जायजा लेते हैं। यही कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को हम फिर से 3 चरणों में बांटेंगे बच्चों। ऐतिहासिक काल को फिर हम 3 चरणों में बांटेंगे। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल फिर से टूटेगा प्राचीन, मध्यकालीन,
एवं आधुनिक में। आपके परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय डायनेस्टी होता है, क्षेत्रीय राजवंश होता है, मध्यकालीन इतिहास से भी आता है जिसमें आप अरब आक्रमण एवं मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास को चंद सेकंड में समझते हैं। हमको जहां आना है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी इनको पढ़ेंगे। पहले आप आधुनिक भारत को अपना स्ट्रांग कर लो, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में भी आपका भूगोल जस्ट कंप्लीट होगा, छत्तीसगढ़ शुरू किए हैं, उसके बाद फिर इतिहास पढ़ाऊंगा। तो आधुनिक इतिहास का दबदबा दोनों जगह में है और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं सभी एग्जाम में। आधुनिक भारत का जो इतिहास होता है, इससे आपका संविधान का एक बेस बनता है और बहुत सारे मतलब भूगोल और इतिहास तो तुम्हारा सारे के सारे सब्जेक्ट का जड़ है। जैसे गणित में आपका अनुपात समानुपात, औसत और प्रतिशत तगड़ा होना चाहिए, वैसे ही सामान्य ज्ञान में इतिहास और भूगोल तगड़ा होना चाहिए। फिर आप अपने राज्य को भी अच्छे समझ सकते हो, अपने देश को अच्छे समझ सकते हो भाई, है ना। ऐतिहासिक काल में जब हमारे क्षेत्रीय राजवंश थे, हमारे क्षेत्रीय राजवंश, अब हरियंक वंश भारत का ही है, 16 बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे। जैसे आज वर्तमान में 28 बड़े बड़े राज्य है ना, वैसे उस समय राजाओं का क्षेत्र हुआ करता था, 16 महाजनपद बोलेंगे। अब इसमें से सबसे शक्तिशाली था मगध। जो मगध में बैठता था वो पूरे भारत का किंग होता था। मौर्यों ने यहाँ पे शासन किया, गुप्तों ने यहाँ पे शासन किया, ये सारे के सारे भारत के ही राजा हैं। और राजा का बेटा जब तक पावरफुल रहता था, जब तक अपने साम्राज्य को पावरफुल तरीके से मैनेज कर पाता था, तब तक वो राजा रहता था। फिर उसके बाद फिर जैसे वो राजा कमज़ोर होता था, उसके कोई सेनापति या दूसरे डायनेस्टी आकर उसको नेस्तनाबूद कर देते थे, है ना। लेकिन इतना है कि आपको भारतीय ही मिलेंगे, भारतीय मिलेंगे। एक भारतीय राजा मर रहा है या उसकी वंश परंपरा समाप्त हो रही है, वो डायनेस्टी खत्म हो रही है, तो दूसरी जो डायनेस्टी आ रही है वो भी भारतीय क्षेत्र से ही है। जब तक भारतीय राजाओं के हाथ में भारत देश का शासन था, उस समय काल को हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, क्योंकि भारत का इतिहास ऐसे ही बना है। जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, वैसे ही इतिहासकारों ने नाम चेंज कर दिया है। ये कोई एकदम लक्ष्मण रेखा नहीं है कि भाई यहाँ तक प्राचीन इतिहास है, यहाँ तक मध्यकालीन इतिहास है। ये पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको बांटा गया है ना। जब क्षेत्रीय राजवंश भारत में राज करते थे, उस समय काल को बोलेंगे प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद फिर हमारे राजाओं से अरब आक्रमणकारियों द्वारा सत्ता छीन लिया गया, सत्ता हथिया लिया गया। तो उसके बाद फिर भारत में जब राजा दाहिर का शासन था, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, 712 ईस्वी में आता है, आक्रमण करता है। वो आया, लूटपाट किया, वापस चले गया। उसके बाद फिर गजनवी आता है, फिर गोरी आता है। मोहम्मद गोरी अपना दास, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की गद्दी में बैठाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, खेलते खुलाते, पोलो वगैरह खेल रहे थे वो, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका जो दामाद और उनका जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, वो राजा बनता है और वो दिल्ली से शासन करना शुरू करता है। तो दिल्ली शासन का केंद्र बनता है इल्तुतमिश के समय। अच्छा, आप ये देखिए, अब यहाँ पे भारत में मुसलमान आक्रमणकारी पहुँच चुके हैं, अरब आक्रमणकारी पहुँच चुके हैं और यहाँ के राजा कमज़ोर हो चुके हैं और पूरा राजधानी पर, जहाँ से पूरा भारत शासन हो सकता है, उस जगह में इनका दबदबा है। तो ये जो पूरा काल है इस्लाम धर्म के उदय के बाद, इन्होंने भारत में अपना एक लंबा समय तक वर्चस्व बना के रखा। जब मुसलमान शासकों के हाथ में पूरी गद्दी थी, इसको हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये भी बाहरी आक्रमणकारी हैं, जो अरब से आए हैं, तुर्क से आए हैं, अफगान से आए हैं। ये सारे के सारे लोग मध्यकालीन भारत में हम इनको पढ़ते हैं। इन्हीं मध्यकालीन भारत में और प्राचीन भारत के मध्य में हम एक संक्रमित काल पढ़ते हैं, जहाँ पे हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं। चोल वगैरह हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, इनको हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर अब देखो, हर शक्ति परमानेंट नहीं रहती। आप खुद ही देखिए, कांग्रेस का शासन पिछले 70 वर्षों से था, अब अचानक से बीजेपी का दबदबा आ गया। तो हर चीज़ स्थायी नहीं होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है बच्चों। इनका भी सत्ता परिवर्तन होना था। इनका सत्ता परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे मुगल शासन था, भारत में मुगल शासन था।
और इन्हीं मुगलों के काल में इस समय मार्केट व्यवस्था बहुत अच्छी खासी पनप चुकी थी। पूरे विश्व में बाजारीकरण की मांग हो रही थी। आदमी एक दूसरे देश में वो भ्रमण करता था, बाजार खोजता था, वहाँ से सामान लाने के लिए, दूसरे जगह बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसी क्रम में कुछ यूरोप की कंपनियां भारत की ओर प्रवेश करती हैं। फिर ये भारत को देखते हैं कि यार यहाँ के लोग तो एकदम टूटे हुए हैं, राष्ट्रवाद की कोई भावना ही नहीं है। कई सारे तो राजा हैं, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, यहाँ की जनता वहाँ की जनता से लड़ रही है, कई सारी कुप्रथाएं हैं, कई सारे अंधविश्वास हैं। यहाँ पे हम केवल व्यापार नहीं कर सकते, हम तो यहाँ पे अधिकार और राज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें विदेश वालों ने समझ ली। आज भी यही कंडीशन है। भारत देखो, जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, जिस चीज़ के लिए अपना हक जमाना चाहिए, उसको छोड़ के जातिवाद, धर्म, दुनिया भर के पचड़े में पड़ा हुआ है। एजुकेशन क्या होता है? नौकरी चाहिए, लेकिन साक्षरता में सुधार करो करके किसी ने डिमांड नहीं किया, है ना। साक्षरता का क्राइटेरिया एक होना चाहिए कि साक्षर किसे कहते हैं, वो सब चीज़ में कहीं कुछ नहीं। तो भाई पहले एजुकेशन को संभालो, एजुकेशन को ठीक ठाक कर लो। स्कूलों का मर्ज हो रहा है, युक्तिकरण हो रहा है। अरे भाई जनसंख्या बढ़ रही है, हमें आगे और स्कूलों की आवश्यकता है, न कि स्कूलों को कम करने की आवश्यकता है। तो हमारे नेता लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ एजुकेटेड बच्चे हैं जो लगातार इन सारी चीज़ों के लिए विद्रोह कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो भारत में आ जाते हैं यूरोपीय व्यापारी आ जाते हैं, और वो व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति वगैरह को देखकर वो यहाँ राज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सत्ता यूरोपीय शक्ति के हाथ में जाती है, अब यूरोपीय शक्ति का मतलब बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आई बहुत सारी कंपनियाँ थी। यहाँ पे पुर्तगाली कंपनी आई थी, डच कंपनी आई थी, डेनिश कंपनी आई थी, फ्रांसीस कंपनी आई थी, अंग्रेज इसमें से सबसे पावरफुल थे जो ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेज थे। अब ब्रिटेन से जो लोग आए हुए थे, उन्होंने बाकी दूसरे और मतलब अपने आस पड़ोस से जो भी लोग आए थे ना, उनको तो उन्होंने खदेड़ दिया। उसके बाद फिर यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ा भिड़ा के, यहाँ के राजाओं को पराजित करके पूरे सत्ता को अपने आप में हथिया लिया, और यहाँ के राजाओं को अपने आदेश से काम करो करके, जो भी चीज़ों को मैनेज करो हमारे हिसाब से मैनेज होगा, यहाँ का पूरा इंडिया का पूरा सिस्टम हमारे हिसाब से मैनेज होगा। सबसे पहले इन्होंने बंगाल को अपने अधीन किया, उसके बाद फिर मद्रास को किया, फिर उसके बाद फिर बंबई को किया। यही 3 जगह तो सबसे विकसित क्षेत्र है भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहाँ पे बंदरगाह भी मौजूद है। तो अब पूरा का पूरा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से नए नए नियम लागू किए। शिक्षा का नियम कैसे होना चाहिए, यहाँ की शिक्षा परंपरा को हम खत्म करके अपनी शिक्षा परंपरा डालेंगे, ताकि ये लोग हमारे काम में हमारी मदद कर सकें। जैसे आप दूसरे देश में पढ़ाई करने जाओगे मेडिकल में, अभी तो यूक्रेन की हालत ख़राब है, लेकिन जैसे मेरा दोस्त भी गया था यूक्रेन MBBS करने गया था, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं, तो पहले कुछ महीने उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप भाई जिस देश में पढ़ रहे हैं उस देश की भाषा आपको आनी चाहिए। वही सिस्टम यहाँ पे भी हुआ। कुछ बाहरी यूरोपीय व्यक्ति आए थे, उन्होंने पहले अपने हिसाब से भारतीयों को ट्रेनिंग किया, अपने हिसाब से पढ़ाया लिखाया, उसके बाद फिर अपने यहाँ ही जॉब में रखा, ताकि वो लोग यहाँ के लोगों को समझ पाएँ और यहाँ के लोगों के ऊपर हम कैसे राज कर पाएंगे उसकी भेद ले पाएँ। फिर एक समय ऐसा था कि पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के झंडा तले आ गया। यहाँ के जितने भी रियासत थे सब अंग्रेजों के झंडा तले आ गया, और इन्हीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन के द्वारा जो भी भारत के लिए नए कानून वगैरह बनाए गए, उन्हीं सारे के सारे तथ्यों को हम जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम आधुनिक भारत कहते हैं बच्चों। ठीक है, आपने ये देखा इतिहास सत्ता हस्तांतरण है। इतिहास क्या है? सत्ता हस्तांतरण। जब क्षेत्रीय राजवंश है तो वो प्राचीन भारत है। जब अरब आक्रमणकारी आते हैं, उसके बाद फिर तुर्क एवं अफगान यहाँ राज करते हैं, वो मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। जब यूरोपीय शक्ति का भारत के शासन पर अधिकार हो जाता है वो कहलाता है आधुनिक भारत। ठीक है, तो इतिहास हम इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। अब देखो, कौन सा कलर चलेगा?
ये दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। अब आप ये देखिए, ये है हमारा भारत एशिया में, और ये है आपका यूरोप, ये पूरा यूरोप है। ये यूरोप है। तो एशिया और यूरोप लगे हुए हैं। एक ही प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट के एक हिस्से को यूरोप महाद्वीप कहते हैं। यहाँ से एक पर्वत है, यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर। इसके इस पार के इस पार जितने भी कंट्री आते हैं ये यूरोपीय कंट्री कहलाते हैं, और इसके पूर्व में जितने भी कंट्री आते हैं ये एशिया के कंट्री कहलाते हैं। ये सारे के सारे एक साथ हैं। यहाँ पे एक जलराशि दिख रहा होगा आपको, इस जलराशि का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये जो जलराशि है इसका नाम है हिंद महासागर, और ये जो सागर इसका नाम है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। कुछ महाद्वीप भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, और नीचे है अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये समय है लगभग 1500 के आसपास की। 1400 से लेकर 1500 के बीच में यूरोप के कुछ कंट्री ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे है पुर्तगाल, फिर ऊपर में स्पेन। यहाँ पे बाजारीकरण एवं वैश्वीकरण के लिए ये लोग पूरे दुनिया भर में निकलते थे। एकदम अच्छे किस्म के नाव बनाते थे, हल्के हल्के नाव बनाते थे जिसको फ्लूट नाव कहा जाता था, और वो लंबी यात्रा करते थे, नए बाजार खोजते थे, अलग अलग देशों से व्यापार करने का मार्ग खोजते थे और व्यापार भी करते थे, और धर्म प्रचार वगैरह भी कर देते थे वो लोग। तो नए जगहों का खोज करने के लिए वो निकलते थे। स्पेन और पुर्तगाल में एक प्रिंस हेनरी है, वहाँ का राजा था प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल का शासक है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी अपने यहाँ जितने भी एजुकेशनल सिस्टम होता था वहाँ पे बिल्कुल बोल देते थे कि भाई आप समुद्री मार्ग को जो खोज सकें ऐसे बच्चों को थोड़ा सा तैयार करो, आप नाव बनाने पर ध्यान दो। तो प्रिंस हेनरी के आदेश से, ये खुद एक अच्छे नाविक थे प्रिंस हेनरी, तो इनके आदेश से यहाँ के इंस्टीट्यूशन में नाव बनाने का परंपरा चलता था, काम चलता था, और ये लोग सब नाव बनाकर पूरे समुद्र में रास्ता खोजने घूमने निकल जाते थे। उसके बाद फिर यही पुर्तगाल का एक नाविक है जिसका नाम है बार्थोलोमेव, द नेविगेटर बार्थोलोमेव कहा जाता है। नेविगेटर मतलब समुद्री रास्तों का जानकार, बार्थोलोमेव। बार्थोलोमेव निकलता है और वो सीधे भटकते वो अफ्रीका के, यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ों के बेड़े खड़े होते थे और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जगह जैसे दिखता था, जिसको बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप तक आता है ये। जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिप। अब यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, अंतरिप। अंतरिप का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया, ऐसा छोटा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं अंतरिप। और जो बड़ा भारत जैसा जो देश है, बड़ा सा भूभाग है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप बड़ा है, अंतरिप छोटा है, बस इतना ध्यान रखना है ना। तो अफ्रीका का ये हिस्सा था जहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारी थे वो यहाँ पे विश्राम करते थे, उत्तमाशा अंतरिप में। बार्थोलोमेव यहाँ तक आता है और उसके बाद फिर वो यहाँ से वापस चले जाता है। व्यापार करने के लिए उसने भी कुछ ऐसे जगहों का खोज करना चाहा था जहाँ से मसाले वसाले जो भी चीज़ हैं वो आयात निर्यात कर सके, लेकिन वो अपने इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए असफल रहा, वापस अपने देश चले गया। उसी कड़ी में सन 1494 में एक नाविक निकलता है कोलंबस। कोलंबस अपने बहुत सारे यात्रीगणों के साथ और अपने मित्र अमेरिगो वेस्पुची के साथ निकलता है इंडिया की खोज करने के लिए।
जब वो इंडिया की खोज करने के लिए कोलंबस निकलता है तो उसका नाव सीधा आगे बढ़ता है, अटलांटिक महासागर में सीधा सीधा आगे बढ़ता है। और उसने पहले एक जगह खोज दिया जहां पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप थे, बहुत सारे द्वीप थे। यहाँ की वनस्पतियाँ भी बहुत अच्छी थी। उसने ये बोला कि भाई मैंने तो इंडिया खोज लिया, लेकिन मैंने जो इंडिया खोजा है वो वेस्ट में, तो फिर इसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। वेस्ट इंडीज में ही आपका जमैका, हैती, प्यूर्टो, बहुत सारे देश आते हैं। जमैका, हैती, ये सब आप जो आपने देश का नाम सुन रखा होगा ना, हुसैन बोल्ट वगैरह का, यहाँ के लोग बहुत अच्छे धावक होते हैं। ये बहुत सारे देशों का समूह है वेस्ट इंडीज़ टीम, तो वो बहुत सारे अलग अलग देश से आते हैं, वो एक देश से नहीं आते हैं। और मेरे को भी वेस्पूची अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचे। बोला जाता है भाई जहाज़ में एक ऐसी मिथक है कि क्या है नहीं पता। जब अमेरिगो वेस्पूची और कोलंबस जब जहाज़ में आ रहे थे तो इनके पास भोजन की कमी, पानी की कमी, तो फिर ये यहाँ पे आदमी को मार के खाने की स्थिति भी आ गई थी, ऐसे बोला जाता है। फिर उसके बाद फिर जब ये यहाँ पे थोड़ा सा अपने जहाज़ को मोड़े, यहाँ के बाद फिर अपने जहाज़ को मोड़े, तो ये अमेरिका के मुख्य भूमि में पहुँचे। जब अमेरिका के मुख्य भूमि में पहुँचे तो यहाँ की जितनी भी ट्राइब्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अमेरिगो वेस्पूची डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका था। वहाँ मुख्य भूमि में, अमेरिका की मुख्य भूमि में पहुँचते ही अमेरिगो वेस्पूची का डेथ हो गया। फिर बाद में कोलंबस थोड़ा सा ज्योतिषी टाइप का था, उसको पता था चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो जब उसको पकड़ा गया तो उन्होंने अपने इशारों में, देखो सांकेतिक भाषा भी होता है, तो अपने सांकेतिक भाषा में इन्होंने समझा दिया कि भाई देखो, अगर आपने मुझे नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं आपके यहाँ कभी भी चांद को उगने नहीं दूंगा। उस समय चंद्र ग्रहण था। ग्रहण का मतलब क्या होता है? दिखने वाला भाग छुप जाना को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण अमावस्या को होगा कि पूर्णिमा को होगा बच्चों? अमावस्या को चांद वैसे भी नहीं दिखता, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा में। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा में, ठीक है। मैंने पहले ही बोल रखा था, दिखने वाला भाग अगर नहीं दिखता है उसे ग्रहण बोलते हैं। समझे? हाँ, तो कभी भी कोई पूछे कि ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आप बोलेंगे पूर्णिमा, ठीक। ऐसा नहीं कि केवल आप पुस्तक पढ़ के नौकरी लग जाएंगे, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तो मेरे रहते आप टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, तो अब देखो, अमेरिगो वेस्पूची और कोलंबस यहाँ पहुँचते हैं। अमेरिगो वेस्पूची जैसे वहाँ पहुँचता है, अमेरिगो वेस्पूची खत्म हो गया। अब बचा कोलंबस। कोलंबस ने अपने ज्योतिषी वाला दिमाग लगाया। उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने बोला कि यार भाई, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर हमने इसको पहुँचा तो ये हमारे चांद को कभी उगने नहीं देगा, फिर हम रात को कैसे देखेंगे, रात को शिकार कैसे करेंगे, इसको छोड़ो। फिर उसको फिर ऐसे नहीं बना लेते हैं अपना सब कुछ वाला, है कि नहीं? फिर यही सब हो गया। अब कोलंबस फिर वापस आता है और अपने दोस्त के नाम पे इस जगह का नाम दे देता है अमेरिका। तो वही बोला जाता है कि भाई अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। वो निकला था इंडिया खोजने, उसने पश्चिम में इंडिया खोज लिया था। पश्चिम में जो इंडिया खोजा उसका नाम क्या है? वेस्ट इंडीज। उसके बाद फिर हम आते हैं आगे 1498 में। 1498 में ये जो छोटा सा देश दिख रहा है स्पेन, स्पेन यहाँ दिख रहा है, और स्पेन के जस्ट आगे दिख रहा है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में पुर्तगाल का इस समय का राजा था इमैनुअल प्रथम। पुर्तगाल के शासक का नाम है इमैनुअल प्रथम। अब इतिहास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्यों लिखते हैं, समझ में आया? जैसे इमैनुअल पैदा हुआ है, उसके बाद उसके बेटा कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको अपने दादाजी के नाम पे दे दिया, हमारे इमैनुअल ने अच्छा काम किया था, हम तुम्हारा भी नाम इमैनुअल कर देंगे। तो वो जो इमैनुअल बाद में पैदा हुआ उसको द्वितीय बोलेंगे, उसके बाद जो पैदा हुआ उसको तृतीय बोलेंगे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखते हो ना, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, पृथ्वीदेव, ऐसे होता है। बस वैसे ही इमैनुअल प्रथम। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह को खोजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था अपने यहाँ के बच्चों को। तो अब देखो, इमैनुअल प्रथम के निर्देश से बार्थोलोमेव का नक्शा लेकर वास्को डी गामा
तीन जहाजी बेड़ों के साथ, तीन जहाजी बेड़ों के साथ वास्को डी गामा निकलता है और वो बिल्कुल आता है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी के बारे में जानते हो आप? यहाँ गिनी की खाड़ी है। दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को यहीं क्रॉस करती हैं, है ना। इधर से अक्षांश रेखा का 0 डिग्री और इधर से देशांतर रेखा का 0 डिग्री एक दूसरे को यहीं क्रॉस करते हैं। यहीं से होते हुए वास्को डी गामा सीधे सीधे चले आते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक का नक्शा तो बार्थोलोमेव ने दे रखा था। अब इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद फिर यहाँ पे भारत के लोग भी उस समय व्यापार करने इधर उधर गुजरते थे। तो गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक यहाँ पे वास्को डी गामा को अब्दुल मनिक मिलते हैं और यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो वास्को डी गामा का व्यापार करने का और घूमने का थोड़ा सा शौक था। इनको अच्छा लगा कि चलो भाई ठीक है, तुमको भी हम कहाँ जाओगे तुम, हमें चाहिए मसाला। वास्को डी गामा का कहना था मसाला हमारे यहाँ फोकट में बांटता ने सब मसाला वसाला ला, चल लेख तुम्हें तोला। लेकिन एक कनिक जाल लगी अब्बर दूर है, साथ साथ मस्त बात करत जाबो तो मोरो टाइम पास हो जाही, तोरो टाइम पास हो जाही, साथ साथ ते हमारे देश तक को देख लेबे। अब तुम्हारे यहाँ तो पूरा ऐसी बंजर वंजर रहता है, मसाला तो हमारे यहाँ होता है एकदम। तो उसके बाद फिर वास्को डी गामा बोला चलो ठीक है, हमको तो वैसे भी राजा ने परमिशन दे रखा है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। जब उनका आशीर्वाद है तो फिर हम क्यों डरे, चलो बढ़ते हैं आगे तुम्हारे साथ। तो दोनों बढ़िया मस्त, अब्दुल मनिक आगे आगे, वास्को डी गामा का जहाज पीछे 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 पीछे। अच्छे नाविक थे पुर्तगाली लोग। तो फिर अब्दुल मनिक बोला ये देखो, तुम मसाला चाहिए था ना तुमको, ये देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ। तो देखा अरे वाह, पश्चिमी घाट पूरा पर्वत में। अब केरल को हम मसालों का राज्य कहते हैं। वहाँ पे पूरा काली मिर्च वाली मिर्च को देख के प्रभावित हो गया एकदम अच्छे से, वहीं रुक गया। और ये भाई अपने घर चले गया, गुजरात जाना था चले गया, वो चले गया। गुजरात का व्यापारी था। गुजरात के व्यापारी ने वास्को डी गामा को केरल के मालाबार तट तक लाया है। ठीक है, मई का महीना है, सन है 1498। यहाँ पे एक राजा इनका स्वागत करते हैं, यहाँ का शाही राजा है, वो इनका स्वागत करते हैं वास्को डी गामा की। भाई कोई आदमी यूरोप से, पुर्तगाल से भारत देश आया है और वो भी नया रास्ता खोज के। अब नया रास्ता उसको खोजना क्यों पड़ा? पहले यहाँ से भी आते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा जो अरब शासक थे ना, ये इन्होंने पूरे कस्तूतुनिया पर पूरा शासन कर लिया था। ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, इधर से आने ही नहीं दिया जा रहा था। तो फिर इन्होंने इधर से अपना रास्ता खोजा। मई 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता नहीं बोला जाता है, वास्को डी गामा को बोला जाता है भारत आने के लिए समुद्री रास्ते का खोजकर्ता। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग का खोज किया। भाई भारत तो पहले से था, भारत के बारे में बहुत लोग जानते थे, लेकिन इस रास्ते से भी भारत पहुंच सकते हैं करके बताया वास्को डी गामा ने। कई लोग असफल हुए, फाइनली सफल होता है वास्को डी गामा और मई 1498 में यहाँ पहुँचता है। और यहाँ पे एक शाही राजा हैं जिनको पुर्तगालियों ने उपाधि दे रखी थी जमोरिन की। उसका नाम जमोरिन नहीं था, उनको पुर्तगाली बोलते हैं जमोरिन। तो वर्तमान में हम इतिहास की पुस्तकों में, अच्छी पुस्तकों में अगर हम पढ़ते हैं तभी आपको ये सब चीज़ छोटे मोटे, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल इतने पतले से इतिहास किसी कोचिंग नोट्स में पढ़ के आप बोलोगे कि मेरा नौकरी लग जाएगा, इस जन्म में तो छत्तीसगढ़ का व्यापम तो नहीं निकलने वाला है कि नहीं। छोटा मोटा अतला पतला कोई कोचिंग का पुस्तक आप पढ़ लिए और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है बच्चों। जब आत्मनिर्भरता आती ना, जब अंदर से निकलती कि हाँ हमारे लिए विषय का कॉन्सेप्ट सरल है, तो फिर आप कोई भी चीज़ को पढ़ोगे, रटोगे, एक बार में छप जाता है दिमाग में। कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो फिर ऐसे ही है, 17 पहाड़ा जैसे याद करते दूसरे दिन भूल जाते हो, वैसे ही चलेगा पूरा। अब इसमें केवल एक ही विषय नहीं पढ़ना, इसमें तो सारे के सारे विषय पढ़ने हैं, है ना। तो आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, एकदम कंटेंट के पीछे मत जाओ। कंटेंट मैं दे दूंगा आपको, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, पहले क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे शाही राजा जमोरिन इनका स्वागत करते हैं। ये जो जगह है इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। अब हम आ जाएं बोर्ड में। आपने पूरे विश्व मैप में थोड़ी सी स्थिति आपने समझ ली बच्चों।
ये हमारा प्यारा भारत। ये जो हिस्सा है ये अरब सागर है ना। अरब सागर हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। अब वास्को डी गामा बढ़िया मस्त अपने 3 जहाज़ों के साथ पहुंचता है केरल के तट पर। ये केरल का मालाबार तट है। मालाबार तट बहुत लंबा है। मालाबार तट बहुत लंबा है और इस तट का एक जगह है जिसको बोलते हैं कालीकट बंदरगाह। क्या बोलेंगे? कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह जिसका वर्तमान नाम पूछा जाएगा, कालीकट बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है कोझिकोड। क्या नाम है? कोझिकोड। कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह में वास्को डी गामा पहुंचता है। वास्को डी गामा पहुंचता है और यहां पे वास्को डी गामा का जो स्वागत है, यहां का किंग, शाही राजा जिसको इन्होंने जमोरिन की उपाधि दी थी, जपोरिन, इनका स्वागत कर रहा है। फिर वास्को डी गामा बोलता है कि भाई मैं तो व्यापार के उद्देश्य से आया हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की जो मार्केट है, भारत का जो मार्केट है जहाँ से मसालों को लाना ले जाना करते हैं, और यहाँ पे जितने भी घोड़े वोड़े घूम रही है तो सारे के सारे अरबी घोड़े हैं। और यहाँ के प्रशासन में अरबियों का योगदान बहुत ज़्यादा है। अरब वाले कहाँ हैं? इसके पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पीछे ईरान, इराक, इसके बाद फिर लग जाता है आपका अरब देश। तो अरब देश वाले यहाँ पे आते थे, घोड़े बेचने आते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे और उसको यूरोप वगैरह में बेचते थे। जब वही यूरोपीय पूछते थे कहाँ से ला तो सामान लाऊँ मनुहा जाबुन, तो ये लोग अपना व्यापार क्यों ठप करें, क्यों बताएं राज की बात करके वो लोग मार्केट खोजने के लिए निकले थे। और फाइनली वास्को डी गामा पहुँच जाता है। तो यहाँ पे आके देखता है यार यहाँ तो अरबियों का दबदबा एकदम ज़्यादा है। यहाँ के व्यापार में, यहाँ के राजाओं के प्रशासन में, सारे के सारे जगह में अरबियों का अलग एक अधिकार है। हमको भारतीयों से नहीं लड़ना है भारत में व्यापार करने के लिए, हमको यहाँ पे लड़ना है दूसरे व्यापारियों से जो बाहर से आए हुए हैं, अरब व्यापारी। अभी समय 3 ही जहाज को लेकर आया था तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। आया, मसाला वसाला लिया, मसाला वगैरह लिया, फिर उसके बाद फिर वापस गया। पूछा जाता है वास्को डी गामा कौन से जहाज में आया था, तो वास्को डी गामा जिस जहाज में यात्रा किया था उसका नाम था विक्टर। वास्को डी गामा के जहाज का नाम क्या था बच्चों? विक्टर। विक्टर जहाज से वो आया, विक्टर जहाज से वो गया, और जब वो यहाँ से मसाले ले जाकर यूरोप के मार्केट में जब उन मसालों को बेचता है तो कहा जाता है कि वो अपने यात्रा के खर्च को छोड़ दे, आने जाने में जो भी उसको फ्यूल, ईंधन वगैरह लगा हुआ है उसको अगर वो छोड़ दे तो भी वो 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना गुना मुनाफा कमाया था? 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो अब उसके बाद फिर वास्को डी गामा पुनः आएगा। अब हम शुरू करेंगे विदेशी कंपनियों का। अभी भारत का खोज हो चुका है, समुद्री मार्गों से वास्को डी गामा पहुंच चुका है। अब ये लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आएंगे और धीरे धीरे यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करेंगे और अपना सत्ता स्थापित करेंगे। और इनको देख के फिर आगे की कंपनी आएंगी, जैसे पुर्तगाली कंपनी आते हैं, फिर उसके बाद फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं एवं फ्रांसीसी आते हैं। तो ये सारे के सारे भारत में आएंगे। क्लियर? यस सर। तो कल से आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आज आपने कॉन्सेप्ट समझा, कल हम और अच्छी अच्छी जानकारी लेंगे इसके बारे में। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ना, क्योंकि इससे हमको वर्तमान में क्या गलती नहीं करनी चाहिए इसकी सीख मिलती है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।